चलो जी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। इस पे आने से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है 26 जनवरी 1950 से पहले वाला, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स 13 क्लॉज 1 सेज वॉइड है, जजमेंट के हिसाब से, द डॉक्ट्रिन के हिसाब से केवल इन पे ग्रहण लग गया। एक्लिप्स है ना, एक्लिप्स के अंदर क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस ये क्या अपने आप एनिमेशन ही बन के आ गया, आई थी ना कुछ, दोबारा देखते हैं, बना दो। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ हुआ क्या है एग्जैक्टली, हुआ क्या है, ये सूरज है, ये चांद है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपका काले रंग का चांद आ गया, बेसिकली शैडो आ गई, और ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका यह मतलब नहीं कि सूरज मर गया, इसका यह मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग इट हैज बीन एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। तो सूरज वहीं का वहीं है, अंडरस्टूड। तो वो जो शब्द था वॉइड, वैसे आइडियली स्पीकिंग अगर आप 13:1 के केवल एक बेयर रीडिंग देंगे तो उसके हिसाब से तो सूरज सदा के लिए खत्म हो गया। एज पर दिस डॉक्ट्रिन सूरज वहीं का वहीं है, थोड़ी देर के लिए ये आए, और जब एक्लिप्स ओवर हो जाएगा तो सूरज वहीं का वहीं है, इसका मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वहीं का वहीं है। लेकिन हाउएवर, अब ये था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हुआ, 1950 तक इन लोगों की बल्ले बल्ले है, सब लोग ऐश भले चंगे हैं, फंडामेंटल राइट आ गए और ये पीछे छुप गए। अब हाउएवर, अब मान लेते हैं कि इन फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर दी गई, ये इस टाइम पे ऐसी स्थिति में, और अब इनकी अमेंडमेंट कर दी गई फंडामेंटल राइट्स की, और उससे स्थिति ये हो गई कि फंडामेंटल राइट्स थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं और ये वापस आपको नजर आना शुरू हो गया। तो वो कह रहा है ये ओके हैं, अंडरस्टूड, प्री वाले ओके हैं, वो मरे नहीं। हाउएवर, अब इसकी थोड़ी सी राम कहानी और समझ लेते हैं बिफोर वी एंटर इनटू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब नोट्स मत बनाइएगा, मैं आपको ओवरऑल एक चीज सिर्फ ओवरऑल समझा रहा हूँ फ्लो चार्ट के दौरान से, ठीक है जी। तो एक कंपनी बनी, उसका नाम है प्रबल एंड दिव्या ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है जी। ये बनी, शहर का नाम रख लेते हैं बिरार, ठीक है जी। और ये इनकी कंपनी बन गई 1946 में, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये बिरार जी के अंदर चला रहे हैं बस। और इस टाइम पे ना कोई केदारनाथ चले जाना, बद्रीनाथ चले जाना, बस पकड़ के इतना जैम है कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सड़क पे, ना जाना ऋषिकेश साइड 7 घंटे लग रहे हैं, और उसके बाद आदमी को लग रहा है कि बाबा केदार मुझे ही उठा ले। तो अब इन्होंने बिरार में एक्सक्लूसिव इनके पास बस चलाने का इनके पास एक लाइसेंस है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी, यहां से पकड़ लेते हैं जी, कृति एंड तमन्ना, ये हैं लोकल एमएलए बिरार के, और इनको दिख रहा है कि ये लोग बहुत नोट छाप रहे हैं, कि इन्होंने तो ऐश कर रखी है, ये हर रोज डियर डोना बोका में पढ़ रखे होते, पता नहीं इन्होंने कैसे ऐसा बिजनेस, कहते हैं हमें भी करना है। लेकिन अब ये एमएलए, इन्होंने लोकल एक लॉ पास कर दिया, नो प्राइवेट ऑपरेटर विल प्लाई बसेस, एंड एक्सक्लूसिव मोनोपोली हो गई सरकार के पास। किसके पास हो गई, सरकार जी के पास आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। मैं 1946 में हूं तो 47 में आ गया हूंगा, लेकिन हूं कॉन्स्टिट्यूशन से पीछे ही, ठीक है जी। अच्छा, अब दे हैव नो रेमेडी, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव नो रेमेडी, कॉन्स्टी आ गई, कॉन्स्टी क्या आ गई और हो गया 26 जनवरी 1950, जिसके अंदर 19(1) आ गया, दैट ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू कैरी ऑन विच एवर प्रोफेशन दे लाइक। 19(1) देख लो एक बारी क्या कहता है, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फिर डियर डोना पहुंच गए, क्यों, 13 clause 1 said what, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इफ दे आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स दे आर वॉइड। इन्होंने कह दिया नाउ यू कैन नॉट स्टॉप अस,
सो दिस एक्ट देयरफॉर, जो भी इन्होंने एक्ट पास करी होगी, द एक्ट इज void. So now if they started running a fresh business, they are allowed to do so because now you have the fundamental right. Okay, वो बिजनेस आपने दोबारा ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बंद हो गया था ना, अब आप दोबारा कर सकते हैं, है ना जी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बेसिकली ये वाली जो एक्ट है ये तो गुजर गई 13 क्लॉज 1 के हिसाब से, वहां तो लिखा था ना वॉइड हो गई, वॉइड हो गई तो हो गई। अब क्या हुआ, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आती है और 19 क्लॉज 6 में ये लिख दिया जाता है, द सरकार कैन monopolize any business to whatever extent that it wants to. Read 19 clause 6. See what 19 clause 6 says. देखो 19 क्लॉज 6 देखो, ये कहता है, देखो क्लॉज ये लास्ट में 2 पॉइंटर देखना, द कैरिंग ऑन द स्टेट और बाय कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल, है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, सोच के देखना, ये एक्ट जिन्होंने प्रोहिबिट करा था इनको, वो वॉइड होती है 19(1)(g) से, और वो जो वॉइड की वो जो रेक्टिफिकेशन हो जाती है, जो जिस चक्कर में ये वॉइड हो रही थी, बिकॉज पहले 19 ये क्या बोलते हैं 19(6) ऐसे फॉर्म में नहीं था जिसके अंदर कंप्लीट और एक्सक्लूजन, अब ये अलाउ कर दी गई। अब समझना इस बात को, तो ये तो एक्ट कंप्लाई कर गई फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो ये तो फिर वापस आ जाएगी। तो ये दोनों पहुंच गए कोर्ट कि ये क्या बदतमीजी है, 13 क्लॉज 1 में तो तुमने लिखा था वॉइड है और अब तुम कह रहे हो नहीं ये तो ओके है। अच्छा, तो बेसिकली जिस दिन ये अमेंडमेंट आ गई ना, उस दिन कृति और तमन्ना वापस डियर डोना पहुंच गए कि तुम निकलो, आज से पार्टी हम करेंगे। वो कहते ये, तो इनका केस क्या है, कहते ये भाई साहब आपने बहुत शानदार बदतमीजी करी अव्वल दर्जे की। क्या करा है, पहले आपने बोला कि वॉइड हो गया है, तो हमने फिर से दोबारा बसें डाल ली, अब आप कह रहे हो नहीं वो तो एक्ट तो इज ओके क्योंकि 19 क्लॉज 6 के साथ कंप्लायंस में आ गई वो तो एक्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो, वो जो एक्ट थी ना, वो जो एक्ट थी, इट हैड बीन मेयरली एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट, वो थी वहां पर, अब फंडामेंटल राइट की अमेंडमेंट हो गई, वापस आ गई, तो इसका मतलब वो कभी मरी ही नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चल ले यार, नहीं चलने को राजी, रुको। एक तो ये है ना जी, और एक ये है ना, ठीक है जी। अच्छा, एक्लिप्स्ड है, हाइबरनेशन में, क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लो जी अमेंडमेंट हो गई, आ गया वापस। आई डिड नॉट नीड टू रीस्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, राइट। शटडाउन में तो ये वॉइड हो जाता, अंडरस्टूड द डिफरेंस। एक्लिप्स में यहीं पे अगर ये वाला ऑप्शन, अब खैर स्लीप पे तो नहीं भेजेंगे क्योंकि 2-4 मिनट लग जाएगा फिर इसको उठते उठते। शटडाउन इज वॉइड, स्लीप इज एक्लिप्स, स्लीप चांद भी लगा रखा उसने, अंडरस्टूड कि वो है, सो रखा है। लैपटॉप का ढक्कन केवल आपने धप्पा मार दिया उसको, सिस्टम शटडाउन नहीं हुआ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट एक्लिप्स इज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी, अब इसका एक केस लॉ का फॉर्मूला में कहानी यही थी, एग्जैक्ट यही थी, इसके अंदर ये बोल दिया गया कि इस वॉइड को एक्लिप्स्ड या हाइबरनेटेड पढ़ लेना, अंडरस्टूड। तो क्योंकि इनका मेन केस क्या था कि वो जो एक्ट वॉइड हो गई तो वो तो मर गई ना, अब आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करो तो ये जाग कैसे रही है, वो कह रहा है क्योंकि वो मरी नहीं थी, वो केवल एक्लिप्स थी। तो बेसिकली वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी नहीं, देखी हुई, उसके अंदर कह रहे अच्छा तुमने उसका लड़का मार दिया था, कह रहे हाँ मार दिया था, तो कह रहे उसका जो अवशेष होगा उसको निकाल के लाओ। उसे तो नहीं पता था कि इसे पता है, वो झूठ बोल रहा था, उसने कोई वो लड़का मारा नहीं। किसी को ये सीन याद है कि मैं किस चीज़ की रेफरेंस दे रहा हूँ, कह रहे वो लड़का तो सब बाहर खड़ा हुआ है, जिसमें उसके बाद वो चप्पल लेके उसके पीछे भाग रहा होता है और इतनी उसको थप्पड़ थप्पड़ मारता है, एक्लिप्स था वो लड़का,
कह रहे ये कहाँ से बाहर आ गया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड नहीं हो रहा, एक्लिप्स्ड हो रहा है बाय फंडामेंटल राइट. नाउ टुमारो इफ अ suitable amendment to the fundamental rights happen and the law gets back into compliance with the fundamental right, it will wake right back up. तो बेसिकली पता हुआ क्या है एक्लिप्स के अंदर, ये हुआ. चलो जी और कॉमेडी शो लगाते हैं. ये याद है बचपन से? ये याद है कि नहीं? अरे मर के जिंदा नहीं हो जाता, वो मरा था ही नहीं. उठ जा प्लीज, प्लीज चल जाइयो. नहीं चल रहा. यूट्यूब पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा. अंडरटेकर राइजेस फ्रॉम अ कॉफिन. अब समझ में आ गया बेसिकली, उसको लग रहा है कि मर गया है, हाँ जी हमारी जीत हो गई है. नहीं, वो एकदम से वो पीछे से घंटा बजेगा टन अमेंडमेंट का, और सर वापस जिंदा है. अब अंडरटेकर तो बना के नहीं आएंगे पेपर में, तो इसलिए नोट्स लिख देते है ना जी. अच्छा, ये पूरी राम कहानी है भिकाजी नारायण दखराज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की. सेम टू सेम केस है, सिर्फ उसमें ये प्रबल और दिव्या और कृति और तमन्ना के बजाय सरकार और भिकाजी नारायण लगा दो, और कुछ नहीं है, सेम कहानी है. ठीक है जी. अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that a law which violates fundamental right is not nullity or void ab initio but becomes only unenforceable, that is remains in a moribund condition, या in a morbid या कुछ भी, in a hibernating condition, standby condition, whatever you want to write. It is based on the principle that a law which violates fundamental rights is not a nullity or void ab initio, but becomes only unenforceable. यहां तक भी लिख सकते हैं, चलता है. It is not dead, it has just been eclipsed. ठीक है, क्या फंडा क्लियर हो गया? माई पॉइंट इज कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन संभाल पाएंगे. हाँ, अच्छा आर्ग्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ये डिस्कस कर चुकी है, जजमेंट में ये बात ऑब्जर्व्ड है. लेकिन उस टाइम के लिए तो वॉइड है ना, आप फ्यूचर में जो होगा तब देखेंगे. लेकिन आपकी थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट, बाकियों को शायद समझ में नहीं आएगी कि आपने बोला क्या है. ठीक है जी, थिंकिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट. हाँ उतना ही एक्लिप्स्ड है. और इनफैक्ट अंबिका मिल्स वाले केस के अंदर नॉन आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. उसके अंदर एक एक्ट थी तो वो एक्लिप्स थी, तो वो कह रहा है जी अच्छा वो वायलेट कर रही थी फंडामेंटल राइट्स, तो वो कह रहा है लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आर्टिकल 19 इज ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स. तो नॉन सिटीजन्स के लिए जो जो उसकी प्रोविजंस हैं वो तो जिंदा ही रहेंगी, वो एक्लिप्स भी नहीं होंगी. दैट वाज द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स. कॉन्स्टी 2 में है ये सारे के सारे आपके केस लॉस हैं कि नहीं? यहाँ तक लिख लिया. इन अ मोरबंद. ठीक है जी, इसको कोई पंजाबी में ना पढ़ देना. ठीक है जी. अच्छा जी, इन अ मॉरिबंड सिचुएशन. इतने कॉमेडी शो के साथ कोई लॉ पढ़ाएगा ही. मुझे लगता है कि मेरे दो ही काम हैं, एक तो आपको सोने ना दूं, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ अ जुडिशियल माइंड. लीगल नहीं, मैं आपको वकील की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, वकील की ट्रेनिंग अलग है. वकील की ट्रेनिंग इज कंसिस्टेंटली आर्ग्यूमेंट, जुडिशियल ट्रेनिंग इज बोथ साइड्स. सो यू नीड टू, अगर आप बोथ साइड करेंगे तो आपको मतलब इसी साइड आना पड़ेगा ना, बोथ साइड की तरफ से ही सोचना पड़ेगा, राइट? तो आपके लिए, क्योंकि देखिए याद रखिएगा आप AIB का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम का ना नेचर अलग है. जो मैंने आपको फोटो भेजी थी, वो जो क्रिमिनल लॉ 1 वाली जो है, जो क्वेश्चन की फोटो भेजी थी ना ग्रुप पे, राइट? यू नीड टू गेट इनटू अ पोजीशन
वेर इन, ठीक है, 313 पे कमेंट्री लिख दी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे कमेंट्री, अच्छा ये सब ये कहाँ काम आएगा, जनरल लीगल नॉलेज वाले पेपर के अंदर आता है काम, और इवन प्री में आता है काम. हाउएवर द मेन वर्क इज दैट कैन यू डिसाइड अ केस, कैन यू डिसाइड अ केस, यही मेंस की एक ही टेस्टिंग है, कैन यू डिसाइड अ केस, दैट्स ऑल. Consistently they are asking you to do this because they want to see that will you be able to decide a case in real life. इसीलिए वो सारा लॉ आपको पकड़ा देते हैं कि ये पकड़ ले. लॉ की टेस्टिंग नहीं कर रहा वो, एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ लॉ की टेस्टिंग कर रहा है, और वो तब आएगी जब लॉ पता होगा तब. मतलब वो आपसे अनड्यू इन्फ्लुएंस पे 20 नंबर नहीं पूछ रहा, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होती है वो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गई है इस केस में, तुम बताओ तुम क्या करोगे. डीजीएस में इंस्ट्रक्शन है, वहां पहले ही पॉइंट में इंस्ट्रक्शन देता है, attempt the question even if you do not know the answer, it is a test of as much as of analytical skills as much of your knowledge, कि can you analyze a given situation. और यकीन मानिएगा केवल इसका एक ही प्रिंसिपल है, उसका नाम है equity, that's all. equity के बेसिस पर डिसीजन दे दीजिए, सिंपल फंडा है. यूज equity, जहां कुछ ना समझ में आए ना, यूज equity, राइट द आंसर. ये छोड़ बेयर एक्ट, इक्विटी यूज कर, बता दे, सिंपल फंडा है. ठीक है जी, चलते हैं आगे. बीकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी यार 1955 एससी 781, साइटेशन नहीं याद रखेंगे आप, चलता है मुझे. केस लॉ का नाम याद रखना है क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाज प्रोपाउंडेड इन, मैंने इसको दिमाग में ऐसे लगा रखा है, बीकाजी कामा प्लेस पे ग्रहण है, तो बीकाजी याद आ जाता है मुझे, ग्रहण याद आ जाता है, खट, क्योंकि ये वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वगैरह तो प्री में यूजुअली हम ऑप्शन में दे रखा होता है, राइट. और मैं इसको इतनी बार बोल चुका हूं, अगर मेरे को मेंस में लिखना हो तो मैं लिख भी दूंगा. ठीक है, इसकी जो राम कहानी है ना, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई, यही थी, एग्जैक्ट 1 to 1 यही थी, यही बस सर्विस थी, इसमें आपका ये वाला काम किया गया था. सच अ लॉ कैन बी रिवाइव्ड एंड मेड इफेक्टिव बाय एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी, सच अ लॉ, विच लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल. अच्छा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ये भी चर्चा हुई कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे एक्लिप्स लगेगा कि नहीं लगेगा. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाज वॉइड एब इनिशियो 13 clause 2 के अंदर, it is a stillborn law, it does not become operational, however you still need a declaration from the court to that effect, because who will decide whether it is unconstitutional or not. ठीक है जी. अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन भी आती है कि अरे वो गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात और अंबिका मिल्स में लिखा हुआ है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे हिसाब से वो लीगल रिपोर्टिंग गलत करी हुई है ऑनलाइन. जहां तक मेरी लीगल रिसर्च कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. इसमें सदा ही डिबेट रहती है, क्योंकि आई थिंक अंबिका मिल्स में इन्होंने एक ऑबिटर दे दिया था ऐसा कुछ करके, देखना पड़ेगा. हाउएवर मेरी जो किताबें, 3 किताबें ये कहती हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज not applicable on post constitutional law, so I'll go as per my books. ठीक है जी, और as forget the books, I'll go as per my common sense as well. 13 clause 2 post constitutional law के बारे में बता तो दिया उसने, राइट. ठीक है जी, केस. सो एक थी सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट, द अमेंडमेंट एक्ट, बेसिकली इट वाज एन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक एक्ट रही होगी सीपी एंड बेरार, दैट इज जगह का नाम होगा. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक्ट को अमेंड कर दिया गया इन 1947, एंड इट एक्सक्लूड द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फ्रॉम running a business in the state, running a bus business in the state. It became exclusive to the state. Via this act, the state took over all the transport business from the private operators. ठीक है जी. अब 1950 में 19(1) आ गया, which gave you the fundamental right to practice any profession, correct. 51 में 19(6) was amended and government allowed to monopolize any business. So therefore this law, which was being hit by fundamental rights, was now
नॉट बीइंग हिट बाय फंडामेंटल राइट, सो इट वाज ओके, है ना। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई साहब व्हेन इट वाज हिट डिड इट डाई? सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट ओनली इट सर्वाइव्ड, इट सर्वाइव्ड। आपके जीवन में तो एवरी वन विल हैव टू फेस लाइक अ गुड सॉलिड अमाउंट ऑफ टाइम इन लाइफ, नो मैटर हु यू आर, बाय द वे, वेदर यू आर शाहरुख खान ऑल्सो, आपके लड़का ड्रग्स के केस में फंसेगा। खराब टाइम आया आपका जिंदगी, चाहे आप वो शनि की दशा पकड़ लो या अगर राहु की दशा पकड़ लो, जो भी आपकी बेसिक, ये टाइम तो आपको देखना पड़ेगा, हर किसी का आता है, गोचर अलग अलग ग्रह अलग अलग घरों में घूमते रहते हैं, टाइम आता है, नेगेटिव आता है। क्या बोलते हैं, उस टाइम में आपको क्या करना है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप खत्म हो जाएंगे पूरे। खत्म कैसे होंगे? शराब पीनी शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया, डिप्रेशन वाली रील्स देख रहे हैं, या डिप्रेशन के बारे में तड़प तड़प के इस दिन, ऐसा कुछ आप मोड में चले, आप खत्म हो जाएंगे, आई किड यू नॉट, आप खत्म हो जाएंगे। उस टाइम में आपने क्या करना है, सर झुका के वेदर द स्टॉर्म, लेट इट पास। दिल्ली में आई थी ना द स्टॉर्म, अब उस टाइम पे आप हीरो बनेंगे कि आज मैं बाहर जाऊंगा, मरेंगे। उस टाइम पे क्या करना है, घर के अंदर छुप के बैठ जाइए, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू। खराब टाइम में आपको पता है, इन अ स्टॉर्म घास को कभी कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिरते हैं, चले ऊपर से कितना टाइम रह लोगी, टाइम तो टपेगा और देख लीजिएगा खराब टाइम आएगा, क्योंकि अगर अच्छा आया है तो खराब आएगा, और अगर खराब आया है तो अच्छा भी आएगा। लेकिन खराब के दौरान बहुत लोग खत्म हो जाते हैं, क्यों? लैक ऑफ ह्यूमन विल पावर टू नॉट टू डू एनीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा, करियर में भी आता है खराब टाइम, मान लेते हैं लेटर से आपकी जज वज की नौकरी लग गई, डू यू थिंक एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी एंड रोजी आफ्टर दैट? नो 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 नो, टाइम खराब किसी भी टाइम आ सकता है। ये जो बिल्डर पोर्शे वाला, पुणे वाला, 5 दिन पहले इसको लगता होगा दुनिया का मालिक यही है, 5 दिन बाद टाइम तो सबका खराब आता है, 6 महीने बाद फिर ठीक हो जाएगा, होना ही है। लेकिन अगर ये 6 महीने में कूदा वूदा नहीं तो, लॉ गॉट हिट, खराब टाइम आया था इसका फंडामेंटल राइट्स से, नॉट कंप्लायंस में था। अगर अमेंडमेंट हो गई तो अच्छा टाइम आ गया, तो चलो जी वापस हो जाओ शुरू, ये तो होना ही होना है, ठीक है जी।